गंगा की हालत खराब है। मैं गंगा का वो पुत्र हूँ जिसकी माँ दिल्ली के आईसीयू में भर्ती है और बेटा गांव आकर खेत बेचने की जुगत लगा रहा है ताकि वो माँ का इलाज कर सके। महामारी आई थी तो कुछ नहीं किया आपने, विश्व युद्ध हुए थे तो आपने कुछ नहीं किया था, भूखमरी फैली थी तो आपने कुछ नहीं किया था। किसने किया? विज्ञान ने किया। किसने किया? बाजार ने किया, सबको अन्न उपलब्ध कराया। लेकिन पिताजी को मना कर दीजिए कि चाचा से न लड़े। मैंने कहा क्यों लड़ते हैं चाचा से? और उसके बाद उसने अपनी दोनों हथेलियां ऐसे फैलाई मेरे सामने। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे प्रकृति की। प्रकृति यानी जहां हम रहते हैं। प्रकृति का सबसे अमूल्य वरदान जिसे हम कहते हैं वो है जल और वायु। इसके बगैर जिंदगी की कल्पना अधूरी है, या यूं कहें बिल्कुल बेमानी है। मनुष्य हो या जानवर हो या पेड़ पौधे ही हो, बिना जल और वायु के ये कभी भी जीवित नहीं रह सकते। हम आज एक ऐसी ही हस्ती, एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिन्होंने अपना अच्छा खासा कैरियर छोड़ के जल संरक्षण के लिए जीवन समर्पित कर दिया है। आपने लेखन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कहानी, उपन्यास, सीरियल, फिल्म, तमाम चीज़ों के लिए आपने लिखा है। आपकी इतनी किताबें, इतनी पुस्तकें छाई हुई हैं जो लोग पढ़ते हैं और आपको समझते हैं कि आप क्या सोचते हैं। लगातार अपनी लेखनी से समाज को दिशा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसके बाद वो अपना अच्छा खासा कैरियर छोड़ के जल के संरक्षण में लग गए। जल को कैसे बचाया जाए, जल को लेके हमारे समाज में या हमारे लिए क्या क्या समस्याएं हैं उसे उजागर करते हैं और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ सालों से वो गंगा की यात्रा पे निकले हुए हैं और गंगा यानी हमारी जो जीवनदायिनी जिसे हम माँ गंगा कहते हैं, उसको कैसे हम शुद्ध कर सकें, उसके पानी को हम कैसे शुद्ध कर सकें। हम जिस पानी को लगातार जिसका सेवन करते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, वो पानी कैसे शुद्ध होगा, इस पे वो एक लंबा कार्य कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं श्री निलय उपाध्याय जी से। निलय उपाध्याय जी वही हैं जिन्होंने देवादिदेव महादेव सीरियल का पूरी स्क्रिप्ट आपने ही लिखी थी। और क्या ऐसा घटनाक्रम हुआ वो जो बताते हैं कि महादेव सीरियल करते करते उन्हें एक अजीब सा अनुभव हुआ और वो सब कुछ छोड़ के गंगा की सेवा में जुट गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप एक अच्छा विशालकाय आपका कैरियर था। आप फिल्मों के लिए, सीरियल्स के लिए लिख रहे थे। आपकी सैकड़ों किताबें हैं जो हम सभी लोग पढ़ते हैं, मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, जिसकी डिमांड होती है, चाहे वो किसी भी विधा की हो, उपन्यास हो, कहानी हो। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपने मतलब एक तरीके से कहें सारे वो भौतिक जीवन से संन्यास लेके और आप गंगा यात्रा पे निकल गए? मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं या बाद के दिनों में देखेंगे, मैं उन सबको अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। और आपने जो सवाल किया है यह काफ़ी संवेदनशील है। ये आत्मा के पास का सवाल है जहाँ एक मनुष्य में बदलाव आता है। स्वामी सानंद गंगा से जुड़े। स्वामी सानंद से मैंने एक बार पूछा था कि आप कैसे गंगा से जुड़ गए। स्वामी जी ने बताया कि जब मैं उत्तरकाशी जा रहा था वो मैंने देखा कि गंगा में एक बूंद पानी भी नहीं है। सारा पानी टनल में डाल दिया गया है और गंगा पूरी तरह सूख गई है। बोले कि मैं रुक गया। रात में घर गया तो उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं गंगा का बेटा हूँ? और 3 दिन लग गए उन्हें उत्तर पाने में। जब
उत्तर मिला कि हाँ मैं गंगा का बेटा हूँ, तो गंगा के लिए प्राण तक दिए उन्होंने। यह आत्मा के प्रकाश की बात है। अंगुलीमाल डाकू से कहा कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। तो आप लोग, हम लोग, सब लोग साहित्य, संस्कृति और कला से मनुष्य के जीवन में एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ से वो बदलता है। वो मोड़ मेरे भीतर भी आया, और मेरे भीतर तब आया जब मुंबई में मुझे पता चला कि दारा सिंह जो पहलवान हैं, उनके मकान के बाहर से कोई एक लड़की उठा ले गया। उस भरे मेडल वाले घर में पहलवानी के तमाम आंकड़ों के बाद भी उसके नीचे तो मुझे लग गया कि मामला कुछ अलग है। ये पहलवानी कोई और है, ये पहलवानी नहीं है, यह पहलवानी का खेल है। और उसके बाद मैंने हर विधा में लेखन किया। जो सफल व्यक्ति रहा, जिस जगह गया वहाँ सफल रहा, कहीं असफल नहीं हुआ। लेकिन तमाम चीज़ों के बाद भी उस घटना ने मुझे इस बिंदु पर ला करके छोड़ दिया कि मैं भी तो ऐसा ही पहलवान हूँ। सफल तो हुआ, सार्थक नहीं हुआ। दिल पे एक बोझ बना रहा, और उसी सार्थकता की तलाश में मैं निकला। और चूंकि उन्हीं दिनों देवों का देव महादेव का सीरियल चल रहा था, तो धीरे धीरे एक निर्मिति अवचेतन में शिव के साथ हो रही थी। शिव को मैं बहुत गहरे जानता हूँ, शिव से मेरा गहरा रिश्ता है। शिव को पहली बार मैंने ऋग्वेद में पाया था, जब शिव नाम नहीं मिला था, उनका रुद्र नाम था। और वहाँ मिला कि एक अग्नि कुंड है जिसमें अग्नि जल रही है, और वो शिव हैं। शिव से जो जलने से जो धुआं निकलता है और आसमान में ऐसे जमता है, वो काली है। और काली शिव में समा जाती हैं, और फिर शिव उड़ते हैं और काली बन जाते हैं। यह ऋग्वेद में मैंने पढ़ा था। बरसों बाद जब मैं एक बार फ्लाइट से जा रहा था कहीं, तो आसमान में बादल दिखाई पड़े, और मैंने क्या किया कि उस कुंड को जो ऋग्वेद ने मुझे दिया था, मैंने उसको बढ़ाया। एक कवि कौतुक के साथ, काव्य कौतुक के साथ मैंने उसे बढ़ाया, और बढ़ाकर मैंने पूरी तरह से पृथ्वी बना दिया। फिर ऊपर आसमान में बादल दिखाई देने लगे, नीचे पृथ्वी दिखाई देने लगी। वो पूरा का पूरा मंजर जो है, कैसे शिव काली बनते हैं, और कैसे काली बारिश के बाद वो शिव में समाकर उन्हें शीतल कर देती है, कैसे शव को शिव बना देती हैं, ये बात मुझे पता चल गई उस समय में। और ये दोनों के मिलन का प्रभाव ऐसा हुआ क्योंकि शिव को मैंने फिर विज्ञान से समझा कि सूर्य से एक ग्रह टकराया, जलता रहा, अग्नि आ गई वहाँ से, पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। अग्नि ने दाब बढ़ाया तो वायु बन गई। वायु कुछ चीज़ अपने भीतर चुरा कर ले गई थी, ऊपर ले जाकर रख दिया, वो जल बन गया। और इस तरह पूरा पंच तत्व बना और पूरी सृष्टि बनी, और उसके केंद्र में किस तरह शिव है, यह बात मेरी समझ में आ गई। उसके बाद से मैं समझ गया कि अब मेरा दायित्व तो क्या है, अब मुझे किसके लिए जीना है। बाल बच्चे अपने पैर पर खड़े हो गए थे, और मैंने पूरी तरह से गंगा के लिए अपने को दान कर दिया। गंगा की हालत खराब है। मैं गंगा का वो पुत्र हूँ जिसकी माँ दिल्ली के आईसीयू में भर्ती है, और बेटा गांव आकर खेत बेचने की जुगत लगा रहा है ताकि वो माँ का इलाज कर सके। दिल्ली में यमुना नदी का जो हाल है, आने वाले कितने समय में बनारस में या जो गंगा जहाँ जहाँ बह रही है वहाँ वो हाल हो जाएगा गंगा का? आप इसको कैसे देख पाते हैं? देखिए, बात छोटी भी निकलती है तो बड़ी हो जाती है। उस दौर में हम लोग जी रहे हैं। कोई भी बात निकलेगी बड़ी हो जाएगी। ये देश ही नहीं, पूरी दुनिया का ये हाल है। 500 वर्ष पहले जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी,
फ्रांस क्रांति हुई थी, वहाँ से समय बदला था और बाजार की ओर उन्मुख हुआ था। आज बाजार ने ईश्वर को भी विस्थापित कर दिया। कहा कि हे ईश्वर, अकाल पड़ा था तो कहाँ थे आप? कुछ नहीं किया आपने। महामारी आई थी तो कुछ नहीं किया आपने। विश्व युद्ध हुए थे तो आपने कुछ नहीं किया था। भूखमरी फैली थी तो आपने कुछ नहीं किया था। किसने किया? विज्ञान ने किया। किसने किया? बाजार ने किया। सबको अन्न उपलब्ध कराया। लेकिन इस उपलब्ध कराने के दौरान यह किया कि पानी पीने लायक नहीं रहा, हवा सांस लेने लायक नहीं रही, धरती फसल देने लायक न रही। और हम आज ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हर आदमी चुन चुन करके बीमारियां खा रहा है। हर आदमी ग्लास ग्लास बीमारियां पी रहा है और हर आदमी सांस सांस बीमारियों को अपने भीतर भर रहा है। इस हाल अब इन स्थितियों में पूरी गंगा के पार्ट में कन्नौज से लेकर के गंगा सागर तक दोनों तरफ गंगा के 25 किलोमीटर का इलाका बीमारियों से भर गया है और उसकी लहर काशी को भी छू रही है, क्योंकि काशी गंगा से होकर के बहती है। मैं नहीं जानता, पर अगर ये हालात इसी तरह से बने रहे तो अगले 30 सालों में बनारस बिल्कुल इस तरह दयनीय हो जाएगा कि कहा जाएगा कि कभी यहाँ काशी थी। एक भयानक समय बनारस के लिए इंतजार कर रहा है। आप 5 वर्ष पहले का आंकड़ा निकाल करके देख लें, आप 10 वर्ष पहले बीमारियों और जल के और वायु के स्तर में जो परिवर्तन आए हैं उससे अधिकतम 30 साल। तो सर ये एक सवाल ये आता है कि जल जो प्रदूषित हुआ है आने वाले वक्त में वो और घटता जाएगा और वो ज़्यादा ही प्रदूषित होता जाएगा। बिल्कुल। इसके संरक्षण के लिए और जल ज़्यादा से ज़्यादा धरती के अंदर बढ़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? 7 साल पहले मैंने यात्रा शुरू की थी बनारस से। जी। बलिया गया था। बलिया में 2-3 घटनाएं मेरे सामने आई थी जिसने हमको हिला दिया था। और आर्सेनिक की गहराई और जल के बारे में जो व्यापक नहीं होता है कि उस पर मैं केंद्रित हो गया। एक दरवाजे पर मैं बैठा हुआ था और एक लड़की आई। तो लड़की थी तो 17-18 साल की होगी, लेकिन कुपोषण के कारण उसका चेहरा, शरीर लगभग मैंने वो 30-32 साल का इस तरह से वो लग रहा था। वो धड़धड़ाते हुए आई मेरे पास, कही, बोली कि प्रणाम किया और बोली कि अंकल, हम आपकी बात खिड़की के पीछे खड़े होकर के काफ़ी देर से सुन रहे हैं और हम अपने को रोक नहीं पाए। आपसे एक बात कहना है, इसके लिए हम आ गए। सब दीवार तोड़ करके लाज शर्म की गांव में और आ गए आपके पास, जो परंपरा नहीं है। मैंने कहा कि बात बताओ। लेकिन सर ये मेरे पिताजी हैं, पिताजी को मना कर दीजिए कि चाचा से न लड़े। मैंने कहा क्यों लड़ते हैं चाचा से? तो ये कहते हैं कि जहाँ मेरी शादी तय होती है चाचा जाकर के काट देते हैं और मेरी शादी नहीं हो पाती। मैंने पूछा सच क्या है? तो इतना जानती होती भी जानती होगी। कहती कि सच क्या है सर, कौन शादी करेगा मुझसे? और उसके बाद उसने अपनी दोनों हथेलियां ऐसे फैलाई मेरे सामने, जो पैरों के तलवे की जो विवाहियाँ होती हैं पूरी हथेलियाँ उनसे भरी थी और ऐसे वो एक नोच करके एक थोड़ी दूर पर निकाल करके मेरे सामने फेंका भी उसने और कहा कि सर मेरी शादी तो आर्सेनिक के साथ हो गई है, अब कौन मेरे साथ शादी करेगा? ये आर्सेनिक का प्रॉब्लम वहाँ बढ़ गया है जहाँ लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। एक गांव से मैं निकला यात्रा करते हुए, गांव का एक मुखिया नहीं था उस समय जब मैं था गांव में। जब मैं जाने लगा तो दौड़ा दौड़ा आया
और बाहर खेत के मेड़ के पास सीधे पैर पर गिर गया कि नीले जी आप बड़े लेखक हैं, आप लिख दीजिएगा तो हंगामा हो जाएगा, प्लीज मत लिखिएगा, हमारे गांव के लड़कियों की शादी नहीं होगी। ये उस जगह पर पहुंच चुका था 7 साल पहले। और इस बार जब मैं बनारस आया हूं, वो 7 साल बाद वाली घटना मुझे बनारस में दिखाई दे रही है। अस्पतालों में लड़के सर्वे कर रहे हैं, जो ये करें, जो चीजें समझ में आ रही है ये पूरी तरह से। लेकिन मैं निराशावादी व्यक्ति नहीं हूं। देश के कई हिस्सों का पानी पीने लायक नहीं रहा। अगर गंगा घाटी की ही बात करें तो आपको रामगंगा जो नदी आती है, वो रामगंगा के किनारे चले जाइए, इन बीमारियों के पूरे निशान हैं। काली नदी के पास चले जाइए, काली नदी के पास है। यमुना के पास जाइए, हिंडन के पास जाइए, और पूरा ये दिल्ली से लगा हुआ ये हिमालय का पूरा इलाके का जो कुछ उद्योग है, उसका सारा कचरा, सारा रसायन नदियों में बह करके आया है। आपको मैं एक और बात बता दूं कि थोड़ी देर के लिए हिमालय चले। हिमालय में 1000 बांध हैं, 1000 टनल है, 1000 झील है, 1000 बिजली बनाने की मशीन है, और हिमालय की एक बूंद मिट्टी नीचे नहीं आती, बांध में बस जाती है। टिहरी बांध भर गया है, बहुत सारे बांध भर गए हैं। और नीचे जो बनारस में गंगा आज़ादी के काल में 52 से 60 फुट गहरी हुआ करती थी। आप कैथी जब जाएंगे यहाँ से तो कैथी में 80 फुट गहरी हुआ करती थी। गाजीपुर जाएंगे तो 65 फुट गहरी हुआ करती थी। आप बक्सर जाएंगे तो बक्सर में लगभग आपको 70 फुट बक्सर बलिया में गहरी हुआ करती थी। 90 फुट गहरी होती थी सोन और सरयू का जहाँ संगम है। हाथीदह में 100 फुट गहरी होती थी। 140 फुट गहरी होती थी साहबगंज में, राजमहल में, और 200 फुट गहरी होती थी फरक्का में। वो गंगा की गहराई आज औसत 12 फुट रह गई है। और जो 12 फुट रह गई है उसमें ये जो बनारस के 60 फुट और 12 फुट के बीच जो 48 फुट का अंतर है, वह कारखानों का रसायन है, कारखानों का गाद है, जिससे हो करके पानी आपके भूतल जल में जाता है और नीचे के तल को प्रभावित करता है। वहाँ आर्सेनिक है की चट्टानें हैं। आर्सेनिक की चट्टानें को इन धातु और अधातु आकर के कारखानों के प्रभावित करते हैं। ऊपर से जब आप बोरिंग करते हैं, पंप का बोरिंग करते हैं या चापाकल से करते हैं, तो धरती का ऑक्सीजन जाता है वहाँ तक। ऑक्सीजन जो है आर्सेनिक की चट्टानों से अभिक्रिया करता है, आर्सेनिक ऑक्साइड बनाता है, और आर्सेनिक ऑक्साइड वो जहर है जिसका इस्तेमाल आरंभिक काल में तीर पर लगा करके लोगों को मारने में किया जाता था, कि तीर के मुंह पर लगा करके मारने में जहर फैल जाता था लोगों में। वही जहर है आर्सेनिक ऑक्साइड, और वो यहाँ के जल में पड़ा हुआ है। और जब भी आप पीते हैं, आप वो जल पीते हैं, यह जल आरओ के द्वारा भी ये आर्सेनिक और ये मेटल साफ नहीं किए जा सकते। आपको लगता है कि आप आरओ पी रहे हैं तो सुरक्षित हैं, किंतु आप सुरक्षित नहीं हैं। बनारस की जवानी गल रही है। जल 75% आपके शरीर में है। अब इससे ज़्यादा बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि आपको सब कुछ नजर आता है, आप दूसरों का दोष देख लेते हैं, आप दूसरों पर टिप्पणी आराम से कर सकते हैं। आपको अपनी कितनी खबर है? यह आत्मचेतना का विषय कि आप समाज को नहीं अपने को बचाएं, वो समय आ गया है कहने का। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। यह बनारस के होने न होने का कारण है। मैं पहले गंगा से जुड़ा था, देव के देव महाराज शिव ने मुझे गंगा से जोड़ा था, और गंगा ने शिव से जोड़ दिया। और ये शिव की नगरी है। शिव की नगरी अगर नष्ट होगी, कितना बड़ा इतिहास नष्ट होगा, शंकर का त्रिशूल नष्ट होगा, पूरी दुनिया का पहले शहर होने का गुमान था,
टूट रहा है। कैलाश की तरह जलमयता मलमयता में बदल रही है।